बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करना है। इससे पहले मैं 3 एक्सरसाइजेस ऑलरेडी अपलोड भी कर चुका हूँ और आई होप आप लोग उनसे गुजर के भी आए होंगे और बहुत सारी बेसिक चीजें बेसिक्स जितनी भी हैं वो आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। आज हमने इसी को आगे बढ़ाने की तरफ कोशिश करनी है। चलते हैं बिला किसी ताखीर के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, थॉमस माल्थस इन 1798 में एक बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट होते थे थॉमस माल्थस। ये बड़े मशहूर थे, इनकी एक किताब भी बड़ी मशहूर थी जिसका नाम था डेमोग्राफर। बड़ी मशहूर किताब होती थी। इन्होंने उस किताब में ये कहा था कि जो पॉपुलेशन है ना जितनी कंट्रीज की वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रही है, जबकि उन्होंने कहा था कि पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ रही है, जबकि जो खुराक है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है। तो उनका ख्याल था, अपनी बुक में लिखा था कि एक दौर आएगा कि खुराक कम हो जाएगी और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो बहरहाल इस वक्त हम उनकी इकोनॉमिक्स को तो नहीं पढ़ रहे, हम चलते हैं कि उसने क्वेश्चन में क्या कहा है। 1798 में उन्होंने ये कहा था कि पॉपुलेशन कंट्री की किसी भी सिटी की सर्टेन टाइम किसी भी वक्त में इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एट दैट टाइम। यानी उसने कहा था कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी पॉपुलेशन का बढ़ना उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी मीनिंग ये कि अगर ऑलरेडी 100 बंदे रह रहे हैं तो पॉपुलेशन में इंक्रीज भी ज्यादा होगा, लेकिन अगर 200 रह रहे हैं तो इंक्रीज ज्यादा होगा। यानी जो करंट पॉपुलेशन है उसके हिसाब से पॉपुलेशन का इंक्रीज भी उसी जैसा होता है। यानी फर्ज करें अगर 100 बंदे रह रहे हैं तो पॉपुलेशन का अगर एक साल में 120 हो जाते हैं तो 200 बंदे हुए तो 240 हो जाएंगे, यानी 40 बढ़ जाएंगे, 40 इंक्रीज हो जाएंगे। तो उनका कहना था कि एक सर्टेन पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही इंक्रीज भी ज्यादा होगा। तो उन्होंने कहा कि ये देखें उसका दिया भी हुआ, उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन में ये डीपी का मतलब होता है चेंज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी किसी भी टाइम के हिसाब से जो पॉपुलेशन में तब्दीली है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टोटल पॉपुलेशन के, जो करंट पॉपुलेशन है उसके। यानी ये करंट पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी तब्दीली पॉपुलेशन में ज्यादा आएगी, यानी उतनी इंक्रीज पॉपुलेशन में ज्यादा आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ एट सर्टेन द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 20 मिलियन, यानी फर्ज करें एक सिटी ए है, ठीक है, कोई सिटी कोई भी ए ले ले, अगर उसकी पॉपुलेशन 20 मिलियन है इस वक्त करंट। अच्छा, पहली बात तो ये बताइए, पॉपुलेशन जो करंट है उसको P1 कर लेते हैं, करंट पॉपुलेशन। यानी जब टाइम हमारे पास अभी 0 है, यानी इस वक्त, यानी फर्ज करें अगर पॉपुलेशन हमारे पास 20 मिलियन है और टाइम क्या है, करंट टाइम, यानी टाइम हमारे पास 0 है, 0 ईयर्स, क्योंकि आगे ईयर्स में ही दिया हुआ, यस, यानी 0 ईयर्स में, यानी करंट टाइम में हमारे पास पॉपुलेशन दी हुई है 20 बिलियन। एंड आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद, यानी अब टाइम दिया हुआ है 4 ईयर्स एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी 25 मिलियन, यानी पॉपुलेशन हमारे पास हो जाती है 25 मिलियन और हमारे पास कितना टाइम गुजर गया है, 4 ईयर्स, ये टाइम हमारे पास गुजर चुका है। What would be the population of that city after 12 years? 12 साल बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, यानी P3 फाइंड करना है। और जबकि टाइम कितना दिया हुआ है हमारे पास T3 जो हमारे पास दिया हुआ है वो हमारे पास 12 ईयर्स दिया, यानी 3 डिफरेंट किस्म की हमारे पास पॉपुलेशन दी है और 3 ही डिफरेंट किस्म के हमारे पास टाइम दिए। एक तो करंट टाइम है, जब टाइम 0 है तो पॉपुलेशन हमारे पास 20 मिलियन है, यानी 2 करोड़, और जब टाइम हमारे पास 4 ईयर्स है, यानी T2 हमने नाम रख लिया, तो पॉपुलेशन 25 मिलियन है। लेकिन अगर टाइम हमारे पास T3 12 ईयर्स है तो पॉपुलेशन हमारे पास कितनी होगी, यानी P3 हमने फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों एक्चुअली हमने इसको लेके चलना होता है, जो हमें मेन चीज दी हुई है, और मेन क्या, जो उसका रेट दिया हुआ है वो क्या दिया है कि जो पॉपुलेशन में इंक्रीज है with respect to time that is directly proportional to the total population of that current time, यानी करंट टाइम में जितनी पॉपुलेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
आप लोगों ने फिजिक्स भी पढ़ी, मैथ्स भी पढ़ी, उसमें यह बात आप जानते हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, इक्वल का साइन लगता है और कांस्टेंट के लगता होता है। ठीक है, तो यहां भी हमने कांस्टेंट के लगा लिया और पी, ये हम इसको नंबर 2 का नाम दे देते हैं। एक्चुअली इसी का आगे है, हमने सॉल्व किया। अब बच्चों यहां से आगे हमने इसको, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, और इसको सॉल्व करते हैं हम उसी मेथड से जो मैंने आपको 2 एक्सरसाइज कराई, एक आपको होमोजीनियस की कराई थी, एक सेपरेटिंग वेरिएबल्स वाली कराई थी। तो सेपरेटिंग वेरिएबल से ये इजीली हो रहा है कि अगर आपके पास ये देखें, ये यहां p मल्टीप्लाई हो रहा है, dp के साथ p जोड़ें, dt को दूसरी साइड पे ले जाएं, यानी dp और dt ये दो हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो चेंजेस दी हुई है, इनको आपके ऊपर न्यूमरेटर्स में होना चाहिए, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था। तो हम dt को वहां ले जाते हैं, p चूंकि dp के साथ जुड़ना चाहिए तो मैं p को यहां ले आता हूं, 1/p हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड। तो इसी तरह dt वहां जाके उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा dt, ये हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसके बाद क्या करना होता है, आप लोगों ने आई गेस 4.2 थी उसमें ये पढ़ा था कि दोनों साइड पे हमने इंटीग्रेट करना होता है। तो हम यहां लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे इंटीग्रेट करना है, दोनों साइड पे। यहां भी इंटीग्रेशन लगा ले 1/p dp, और यहां भी लगा ले इंटीग्रेशन k dt। ये तो आपको पता है अगर नीचे वाली किसी भी चीज का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर जाता है तो हमारे पास आता होता है नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो इसी तरह k कांस्टेंट, आपको पता है कांस्टेंट को हमेशा बाहर ही लिखना चाहिए। ये देखें k हम बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt ये हमारे पास आ गया। तो आपको पता है dt यहां 1 है, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t होगा, विद रिस्पेक्ट टू x होता, विद रिस्पेक्ट टू y होता। तो आप लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ p प्लस k, और चूंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे t, और प्लस c हमारे पास कांस्टेंट लगेगा, इसको हमने थर्ड इक्वेशन का नाम दे दिया। ये हमारे पास सॉल्व होगी इक्वेशन। अब हमने जो हमारे पास चीजें दी हुई थी उनके हिसाब से चलना है। देखिए मेरी बात सुने, हमने फाइंड क्या करना है कि 12 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, यानी t हमारे पास 12 दिया है जबकि p हमारे पास नहीं दिया, यानी t 12 डालेंगे, p हमारे पास नहीं दिया हुआ, p हमने फाइंड आउट करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये, हम तब तक p फाइंड नहीं कर सकते जब तक हमारे पास k भी ना हो, c भी ना हो। ऑब्वियसली k होगा t से मल्टीप्लाई होगा, और c भी अगर हुआ तो वो उसमें ऐड होगा, तभी जाके हम p की वैल्यू फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाएंगे, वरना हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन ये हमारी मेजर इक्वेशन है जिसको हमने यूज करके तमाम चीजों को निकालना है। अब इसी वजह से हमारे पास ये ऊपर वाली तमाम जो है ना डिफरेंट कंडीशंस दी होती हैं। जैसे उसने कहा था कि जब टाइम 0 ईयर्स होता है तो पॉपुलेशन 20 मिलियन है, तो चले लगा के चेक करते हैं, जब टाइम हमारे पास 0 ईयर है तो पॉपुलेशन कितनी 20 मिलियन है, 20 मिलियन को 20 लिखते हैं, यानी जो आंसर आएगा वो मिलियन में ही आएगा, यानी पॉपुलेशन कितनी है 20, और टाइम कितना हमारे पास 0 ईयर्स। 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे c की वैल्यू आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ 20, ये हमारे पास आ गई c की वैल्यू। तो बच्चों आपने c की जगह c की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, लेकिन अभी भी एक वैल्यू मिस है, दैट इज k हमारे पास यहां नहीं दिया हुआ। तो हम k के लिए क्या करते हैं बच्चों, अब हमारे पास दूसरी वैल्यू भी ये भी दी हुई है, देखिए ये कि अगर टाइम हमारे पास 4 इयर्स हो तो पॉपुलेशन कितनी 25 मिलियन होनी चाहिए। अब चूंकि c तो हमारे पास आ चुका है, इस c की वैल्यू को उठा के इसमें डालेंगे, तो यानी पुटिंग इन इक्वेशन 3 हम जब इसमें डालेंगे तो देखें नेचुरल लॉग ऑफ p इज इक्वल टू के टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 20, ये हमारे पास आ गया जी। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम देते हैं, ये देखें 4, ये हमारे पास 4 आ गया। अब देखें अब हमें कौन सी वैल्यूज मिस है। फर्ज करें हमने ये 12 इयर्स टाइम यहां लगा लेते हैं तो पॉपुलेशन फाइंड करनी है, बट स्टिल वी आर मिसिंग के हमें नहीं पता। तो के के लिए फिर हम हमारे पास जो दूसरी कंडीशन दी है ये वाली, ये पुट करके हम के फाइंड करते हैं, इस कंडीशन को इक्वेशन 4 में लगाते हैं और अब हम के की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो बच्चों देखो टाइम कितना दिया है 4 इयर्स और पॉपुलेशन कितनी है 25 मिलियन, यानी टाइम दिया हुआ है 4 ईयर
ठीक है, और पॉपुलेशन कितनी दी है? 25 मिलियन, 25 मिलियन दी है। तो इन वैल्यूज को इसमें पुट कर लेते हैं ताकि हमारे पास के की वैल्यू आ जाए। देखिए अब पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास? 25, और टाइम कितना दिया हुआ है? 4 इयर्स, जबकि ये नेचुरल लॉग ऑफ 20। बच्चों 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4k आएगा, लेकिन नेचुरल लॉग ऑफ 20 चूंकि यहां प्लस हो रहा है, वहां जाके हमारे पास हो जाएगा माइनस। ये देखें, नेचुरल लॉग ऑफ 25 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 20, ये प्लस हो रहा था, यहां जाके माइनस, और इक्वल टू 4k आ गया हमारे पास, ये आ गया। वैसे जनरली स्पीकिंग आप लोग ये बात तो जानते ही है कि जब दो नेचुरल लॉग के बीच में माइनस का साइन हो तो हम उन दोनों को डिवाइड की फॉर्म में यूं लिखते होते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 25/20 इज इक्वल टू 4k हमारे पास आ गया। अब देखें 5 4 20, 5 5 25, सो नेचुरल लॉग ऑफ 5/4 ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 4k, ये हमारे पास आ गया। अब कैलकुलेटर हमारे पास एक सोर्स है जिससे हम फाइंड आउट, ये बच्चों ने देखें सॉल्व भी कर लिया। ये कैलकुलेटर एक सोर्स है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं। बच्चों आपके पास नेचुरल लॉग की वैल्यूज कैलकुलेटर के अंदर मौजूद होती हैं। सो मैंने नेचुरल लॉग 5/4 ये कर लिया, तो ये आ गया 0.2231, 0.2231, और ये 4k है। 4 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं उसको दूसरी साइड पे ले जाऊंगा वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस डिवाइड, यानी ये देखें 0.2231 डिवाइडेड बाय 4, तो k की वैल्यू बच्चों आ जाएगी डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 0.0557, 0.0557, तो ये हमारे पास k आ गया। अब k की वैल्यू भी बच्चों आ गई है, तो इस वैल्यू को उठाएं और इस k में यहां डाल दें, तो हमारी क्वेश्चन नंबर 4 ज्यादा बेहतर फॉर्म में आ जाएगी कि जिसमें हमारे पास जो वैल्यू अननोन थी वो सारी आ चुकी होंगी, तो जो हमें फाइंड करनी है वो हमारे लिए इजी होगी फाइंड आउट करना। यानी अब k की वैल्यू को जब मैं इसमें लगाऊंगा तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ p इज इक्वल टू 0.0557 t प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 20, ये बच्चों हमारे पास आ गया। बच्चों नजर आ रहा है? देखें यहां तक। अच्छा अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास ये देखें पॉपुलेशन फाइंड करनी है, जबकि टाइम हमारे पास 12 इयर्स दिया हुआ है, तो पॉपुलेशन फाइंड करनी है। ये ले जी पॉपुलेशन हमने फाइंड करनी है, यहां थोड़ा सा ले लेते हैं ज्यादा बेहतर रहेगा। पॉपुलेशन फाइंड करनी है, यानी यहां लिख लेते हैं पॉपुलेशन हमने फाइंड करनी है, जबकि टाइम हमारे पास दिया हुआ है 12 इयर्स। अच्छा तो हम इस जगह पर यहां देखें नेचुरल लॉग ऑफ p फाइंड आउट करना है ये, जबकि ये हमारे पास 0, यहां टाइम डाल दें आप, टाइम क्या हमारे पास 12 इयर्स, 0.0557 और टाइम 12 है, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 20, ये हो जाएगा हमारे पास। सो बच्चों 0.055 उसको 12 से मल्टीप्लाई कर ले, ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, और उसमें ऐड करना है नेचुरल लॉग ऑफ 20। इसी मेथड से कैलकुलेटर में आपके पास ऑप्शन है नेचुरल लॉग ऑफ 20, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3.665, नेचुरल लॉग ऑफ p इज इक्वल टू 3.66516, ये आ जाएगा। अब हमने नेचुरल लॉग को दूसरी साइड पे लेके जाना होता है, क्योंकि हमने तो p की वैल्यू फाइंड करनी है। जब नेचुरल लॉग को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो बच्चों e आएगा, एक्सपोनेंट कहा जाता है उसको, एंटी नेचुरल लॉग भी कहा जाता है। तो हमने एंटी नेचुरल लॉग करना है इसका फाइंड, यानी नेचुरल लॉग वहां जाएगा तो ये e बन जाएगा, e यानी 3.66516 का e फाइंड आउट करेंगे तो कैलकुलेटर से इजीली हो जाएगा हमारे पास। तो ये बच्चों हमारे पास आएगा 39, यानी 39 आ गया। चूंकि पॉपुलेशन मिलियन में दी है तो हम भी यहां मिलियन लगा लेंगे, तो हमारा बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा पॉपुलेशन आफ्टर 12 इयर्स होने वाली है कितनी? 39 मिलियन होने वाली है। सो अगर इसी रेशो से ये चलती रही, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये तमाम चीजें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, आयशा वाज प्रिपेयरिंग अ पिज्जा इन अ बेकिंग ओवन। आयशा एक पिज्जा बेकिंग ओवन में तैयार कर रही थी। शी ऑब्जर्व्ड, उसने ये ऑब्जर्व किया द टेम्परेचर ऑफ कुक्ड पिज्जा
द कुक्ड पिज्जा वाज 150 डिग्री सेल्सियस, कि जब पिज्जा कुक हो गया तो उसका टेम्परेचर था 150 डिग्री सेल्सियस। उसने ये देखा, यानी यानी अभी जब पिज्जा कुक हो गया, यानी टाइम जीरो है, यानी टाइम जब हमारे पास टाइम 1 जब हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर यानी कैपिटल टी तो हमारा कितना दिया हुआ है 150 डिग्री सेल्सियस ये दिया है। सॉरी टाइम मिनट मिनट में होता है, सॉरी ये क्या कर रहा हूं मैं, मिनट में। टाइम 0 मिनट है तो टेम्परेचर हमारे पास 150 डिग्री सेल्सियस है। 4 मिनट्स आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम द ओवन, यानी उसने ओवन से पिज्जा बाहर निकाला, 4 मिनट गुजारे, द टेम्परेचर ऑफ पिज्जा वाज 90 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर जो था ना वो 90 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी टाइम कितना गुजरा बच्चों हमारे पास, जो टाइम 2 था 4 मिनट्स गुजरे, और टेम्परेचर 2 कितना हो गया हमारे पास 90 डिग्री सेल्सियस हो गया हमारे पास। How long will it take to cool off to a temperature of 40 डिग्री सेल्सियस? कितना टाइम लगेगा उसको, यानी टाइम फाइंड करना है। अगर हम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पे लाकर उसको खाने की कोशिश करें तो यानी टाइम कितना लगेगा, टाइम 3 फाइंड करना है। जब टेम्परेचर 3 उसने 40 डिग्री सेल्सियस दिया है तो टाइम 3 उसने कहा है, बताओ जी ये क्या होगा। लेकिन उसने ये कहा है इफ रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, यानी जो रूम का टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर वो हमारे पास 20 डिग्री, रूम के लिए हमने TR कर लिया, सेल्सियस हमारे पास ये आ गया। अब बच्चों एक्चुअली अगर हम गौर से देखें ना, इस पूरे ओवर से देखें, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ना टेम्परेचर डाउन हो रहा है, 150 से 90 आ रहा है, 90 से 20 जा रहा है, यानी जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है टेम्परेचर डाउन हो रहा है हमारे पास, यानी टेम्परेचर में जो चेंज आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, नेगेटिव होती जा रही है, यानी प्लस से माइनस की तरफ आ रही है। यानी देखें ना 150 था, ये हमारे पास 20 है, तो 20 में से 150 माइनस करें 130 की चेंज, यानी जब इधर से इधर पहुंचेगा 130 की चेंज माइनस में आएगी हमारे पास। यानी जब चीजें कम हो रही होती हैं तो उसमें जो चेंज आती है वो नेगेटिव की आ रही होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर की जो चेंज आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के गुजरने के साथ साथ टेम्परेचर की चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डेल्टा टी। यानी इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर में जो तब्दीली आ रही है वो टेम्परेचर की टाइम चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से आती जा रही है। यानी जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है और टेम्परेचर में जो आ रही है तब्दीली आ रही है वो क्या आती जा रही है, कम होती जा रही है, हमारे पास चेंज बढ़ती जा रही है। यानी प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है कि जैसे से यानी ये चीज बढ़ रही है वो भी बढ़ रही है, ये कम हो रही है वो भी कम हो रही है। आई होप आप मेरी बात समझ होंगे। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है टेम्परेचर भी डाउन होता जा रहा है हमारे पास, इसलिए नेगेटिव साइन इसलिए लगाया कि ये आंसर नेगेटिव में आएगा। चेंज का आपको पता चल चुका है, चेंज क्या चीज है हमारे पास, चेंज टेम्परेचर में चेंज ये कि अगर टेम्परेचर हमारे पास 150 था, यानी 150 यानी ये टेम्परेचर जो भी था, और एक्चुअल रूम टेम्परेचर के मुकाबले में ये चेंज हमारे पास है, यानी एक्चुअली अगर 150 से 20 की तरफ आए तो -130 की चेंज हो रही है। तो अगर 90 से 120 की तरफ 20 की तरफ आए तो -70 की चेंज हो रही है। यानी एक्चुअली रूम टेम्परेचर तो के करीब तो हमने जाना ही जाना है। इसी तरह 40 से 20 की तरफ जाते हुए भी, यानी आप जिधर से भी जाएंगे आपको चेंज इन टेम्परेचर में यही होगा। ऑब्वियसली टेम्परेचर ने आखिर में, यानी जो पिज्जा का टेम्परेचर है उसमें 20 डिग्री पे पहुंचना ही पहुंचना है। दुनिया की कोई भी चीज रूम टेम्परेचर पर आई जाती होती है अगर वो रूम में मौजूद हो तो। यानी एक बंदा है जो जिंदा ना हो मरा हुआ हो, उसका भी टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। यानी हर चीज का रूम टेम्परेचर के बराबर होता है, क्योंकि हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि हीट हॉट बॉडी में से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रेवल करती है अनलेस ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती है, यानी दोनों टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाते हैं। सो ये बात आपको समझ आ गई, यानी ये चीज हमारे पास बन गई है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि dt/dt, यानी ये टेम्परेचर है और ये टाइम है, ये हमारे पास -T-20 डिग्री है। ठीक है, T-20 डिग्री हमने ऑलरेडी बता दी था आपको।
प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं बच्चों तो क्या लगता होता है, इक्वल का साइन, और कांस्टेंट लगता है, तो कांस्टेंट हमारे पास क्या लगेगा, के लगेगा, तो ये हम इसको कह सकते हैं माइनस के टी माइनस 20 डिग्री सेल्सियस और प्लस, आई एम सॉरी, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, सेपरेटिंग वेरिएबल्स, जैसे हमने पीछे किया था, सेपरेटिंग वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स को हमने सेपरेट करना है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि टी वाले को टेम्परेचर से जोड़ेंगे, dt को ऊपर ले जाए, यानी एक वाली चेंज एक साइड पर होनी चाहिए, दूसरी चेंज दूसरी साइड पर होनी चाहिए, दोनों न्यूमरेटर में होनी चाहिए, और वेरिएबल ऐसे आपने जोड़ने हैं कि अगर ये t है तो इसके साथ ये वाला t हो, ये t है इसके साथ स्मॉल t हो, लेकिन चूंकि स्मॉल t नहीं है इसको मैं उधर ले जाता हूं, ये मल्टीप्लाई है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी एक्चुअली dt, आई एम सॉरी, आपका ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके हो जाएगा डिवाइड, t माइनस 20 हमारे पास आ गया डिग्री, और साथ हम लिख लेंगे d कैपिटल T, ये आ गया। जबकि dt डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको वहां ले जाएंगे वहां जाके ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये ऐसे हो जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या कहा था, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमने क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड पे इंटीग्रेट करेंगे, यहां भी इंटीग्रल लेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1/t माइनस 20 dt, यहां भी k को बाहर करें, इंटीग्रल ऑफ dt ले लेंगे। तो बच्चों नीचे वाले का अगर डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर जाए तो नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म हो जाती है, तो आपको पता है t का डेरिवेटिव 1 है, ऊपर आ गया, जबकि इस 20 का डेरिवेटिव 0 है हमारे पास, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 ऊपर एग्जिस्ट हो गया, तो हम इसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ t माइनस 20 डिग्री, इधर माइनस के, चूंकि हम विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, प्लस c, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब वही काम जो हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे, बारी बारी डालने, जैसे टाइम जब हमारे पास 0 है, चूंकि देखिए मेरी एक बात सुने, एक्चुअली हमने करना क्या है, हमने टेम्परेचर 3 फाइंड आउट दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस, टाइम 3 फाइंड करना है, यानी अगर ये टाइम फाइंड करना है, टेम्परेचर हमारे पास दिया हुआ है, तो बच्चों फिर C और K कहां से जाएगा, C और K की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। सो बच्चों ये वाली इक्वेशन हमारे लिए बड़ी क्रूशियल है, इसी इक्वेशन ने सारा काम करना है हमारे पास, तो हमने चूंकि C और K की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, उसके लिए जो बाकी कंडीशंस दी हैं, जैसे ये वाली कंडीशन, ये पुट करके हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। सबसे पहले टाइम हमारे पास 0 है, जब मैं टाइम 0 लगाऊंगा तो चेक करता हूं क्या वैल्यूज आती हैं, टाइम 0 हो तो टेम्परेचर 150 होगा, यानी यहां 150 लगा ले, नेचुरल लॉग ऑफ 150 माइनस 20, तो टाइम हमारे पास क्या आ रहा है, 0, तो बच्चों 0 को इससे मल्टीप्लाई करें, 0, C की वैल्यू आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ ये 150 में से 20 माइनस करें 130 हमारे पास आ जाएगा, ये डिग्री में ही लिख लें, वैसे ये हमारे पास C की वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ 130 आ गई। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू को उठाकर कम से कम एक एक करके डालना शुरू करें, ताकि हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस बने और हमारे पास K और C आ जाए। C तो आ चुका है, अब K देखना है हमने कैसे लाना है, तो C इसमें डालें तो क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ t माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू माइनस के टी दूसरा है सॉरी, और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 130, ये इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास। ये अब क्या रह गया, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब हम दूसरी कंडीशन पे जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, टेम्परेचर अगर हमारे पास 90 डिग्री हो तो टाइम हमारे पास 4 मिनट गुजरता है, यानी इस टाइम पे हम लगा लेते हैं 4 मिनट, और टेम्परेचर कितना हमारे पास 90 डिग्री सी, यस, यानी यहां लगाते हैं 90 और टेम्परेचर कितना हमारे पास, टाइम कितना हमारे पास 4 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 130। स्टूडेंट्स 90 में से 20 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 70, नेचुरल लॉग ऑफ 130 माइनस हो जाएगा वहां जाके, इज इक्वल टू -4k, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आप लोगों को एक बात तो पता है कि जब दो चीजें माइनस में हो नेचुरल लॉग में, तो हम उसे किस में लिखते होते हैं, डिवाइड में लिखते होते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ 70 बाय 130, ये आ गया हमारे पास -4k, ये 0 0 से कैंसिल हुआ, तो बच्चों नेचुरल लॉग ऑफ 7 डिवाइड 13 अगर हम करें, बेटा कैलकुलेटर मुझे दे दें, ये आ गया जी नेचुरल लॉग ऑफ
7 डिवाइड 13। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा -0.61, -0.619 और -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों k की वैल्यू जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 0.15475, 0.15475। ये बच्चों हमारे पास k आ गया। तो बच्चों इस तरह हमारे पास k की वैल्यू भी आ गई। अब हम इस k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके अपने जितने भी प्रॉब्लम जो वैल्यूज अननोन है उनको लगा देंगे। देखिए नेचुरल लॉग ऑफ, यानी हम यहां लिख लेते हैं पुटिंग इन इक्वेशन 3 में पुट कर लें। अब जब हम इसमें पुट करेंगे क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ t माइनस 20, नेचुरल लॉग ऑफ t माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस ये 0.15475 t प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 130, t प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 130। ये हमारे पास आ गया। इसको इक्वेशन नंबर हम कर लेते हैं 4। ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्या है, यहां तक तो ये बात आपको समझ आ चुकी है। अब हमें नेक्स्ट है जो अक्सर चीज की तरफ जाना है, क्योंकि अब हमारे पास तकरीबन तमाम वेरिएबल्स या कांस्टेंट जो नहीं थे वो हमने लगा दिए। अब हमारे पास है टाइम, अगर हमने फाइंड करना है, अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो, यानी इफ टेम्परेचर हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस हो तो टाइम हमने फाइंड आउट करना है इसी में। तो टेम्परेचर 40 लगा लें, नेचुरल लॉग ऑफ 40 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 0.15475, ये प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 130 आ गया। ये प्लस है, यहां जाके स्टूडेंट्स माइनस हो जाएगा। 40 में से 20 माइनस करें तो नेचुरल लॉग ऑफ 20 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 130 इज इक्वल टू माइनस 0.15475, और ये सॉरी ये टी रह गया था, टी बी। नेचुरल लॉग ऑफ 20 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 130, तो ये हमारे पास आ गया माइनस 1.8718। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो बच्चों t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डिवाइड t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12.3 मिनट्स। बच्चों ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। Dear students, question number 3, in a culture the rate of growth of bacteria is proportional to the population present। कहता है किसी एक कल्चर में जो बैक्टीरिया का जो रेट है ना, यानी टाइम के हिसाब से बढ़ने का रेट, वो उसकी टोटल जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल है, यानी एक्चुअली population of bacteria with respect to time is directly proportional to the current population, ये उसने बताया। ठीक है, आगे चलें। If the population of bacteria becomes 4 times in 2 days, अगर 2 दिनों में बैक्टीरिया कितना हो जाए, हमारे पास 4 गुना बढ़ जाए। How much the population would be after 10 days? तो 10 दिनों बाद कितना होगा? At the same rate if initial population is 20, अगर इनिशियल पॉपुलेशन हमारे पास 20 हो, यस 20 हो, तो अभी यानी इनिशियल पॉपुलेशन यानी आपके पास P1 हमारे पास दिया हुआ है 20, ठीक है, और चूंकि प्रेजेंट टाइम दिया हुआ है, प्रेजेंट टाइम 0 हमारे पास है, ये टाइम 1 0 है हमारे पास 0, और क्या दिए हुए टाइम की यूनिट है डेज, तो हम डेज रख लेते हैं यहां, यानी 0 डेज में, यानी अभी करंट टाइम में 20 बैक्टीरियाज हमारे पास दिए हुए। अब एक बात उसने ये कहा है कि 2 दिनों में बैक्टीरिया 4 टाइम्स हो जाएंगे, यानी इनिशियल कितने 20 है और दिन गुजर के 2, यानी दिन गुजर के 2 डेज,
2 डेज में इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। अब 20 का 4 टाइम्स कितना होता है बच्चों? 80, यानी 80 हो गया। पॉपुलेशन 2 हमारे पास 80 होगी 2 डेज में। ठीक है, आगे क्या बता रहा है, कहता है हाउ मच द पॉपुलेशन वुड बी आफ्टर 10 डेज। 10 दिनों बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, यानी पॉपुलेशन कितनी होगी, दिन कितने हमारे पास है, 10 डेज है हमारे पास। ठीक है, ये अब बच्चों चूंकि हमारे पास कंडीशन ये होती है, इसी कंडीशन को लेकर चलना होता है। dp बाय dt इज प्रोपोर्शनैलिटी टू p, ये हमारे पास नहीं है, प्रोपोर्शनल टू टी p। तो प्रोपोर्शनल का अगर साइन हटाते हैं तो आपको पता है किसका साइन लगता होता है, इक्वल का, और कांस्टेंट k लगता होता है। ये हमारे पास नंबर 1 है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, सेपरेटिंग वेरिएबल्स, यानी हमने वेरिएबल्स को क्या करना है, सेपरेट करना है। ठीक है, वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर लेते हैं, यानी p को p के साथ जोड़ते हैं, dt को ऊपर ले आते हैं, p को यहां ले जाएंगे तो 1/p और dp के साथ जोड़ेंगे तो dt वहां चला जाएगा, k dt, ये हमारे पास चला गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है, सेपरेट वेरिएबल करने के बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड पे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वी गेट, दोनों साइड पे इंटीग्रेट करते हैं। यहां पे इंटीग्रेशन लगाएं और यहां भी इंटीग्रेशन लगाएं ऐसे। और आपको पता है 1/p का इंटीग्रल क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ p, ये क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर गया। और ये 1 का इंटीग्रल क्या होता है, t, तो ये आ जाएगा kt प्लस c। बच्चों ये तो हम बिल्कुल उसी तरह जा रहे हैं जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हमने चलना है, क्योंकि देखें एक्चुअली हमने टाइम 10 डेज हो तो पॉपुलेशन फाइंड करनी है, टाइम हमारे पास 10 डेज हो तो पॉपुलेशन फाइंड करनी है, तो k और c मिस है हमारे पास। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया बिल्कुल वैसे ही हम इन 2 कंडीशंस को यूज करके पहले k और c को फाइंड आउट करेंगे। नंबर 1 पे जाएं, पॉपुलेशन कितनी है, 20 टाइम 0 था, यानी टाइम 0 पॉपुलेशन कितनी है, 20 टाइम 0 हमारे पास, तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 20। तो बच्चों इसकी वैल्यू को हमने इसमें पुट करना है इसमें, सो हम यहां लिखेंगे पुटिंग इन दिस, तो नेचुरल लॉग ऑफ p इज इक्वल टू के टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 20। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। थोड़ी सी इंप्रूव होगी इक्वेशन, क्योंकि एक अब k रह गया हमारे पास फाइंड करने के लिए। उसके लिए हम दूसरी जो है ना जो हमारे पास कंडीशन है वो लगाएंगे। वो कौन सी है, अगर टेम्परेचर टाइम हमारे पास 2 डेज हो तो पॉपुलेशन 80 होगी, यानी इफ टाइम इज 2 डेज तो पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास, 80। तो हम इस वैल्यू को यहां लगाते हैं, पॉपुलेशन 80 अगर टाइम हमारे पास 2 डेज हो, यानी यहां 2 लगा लें, 2k प्लस 20, नेचुरल लॉग ऑफ 20, नेचुरल लॉग ऑफ 20 यहां प्लस हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये दोनों माइनस हो रहे हैं बच्चों, आपको पता ही है। तो नेचुरल लॉ के रूल के मुताबिक हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड की फॉर्म में लिखना है। तो 24 80, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड। तो k की वैल्यू बच्चों हम निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से, बेटा दो कैलकुलेटर दो। अच्छा इन्होंने फाइंड ही कर लिया, ये k को 0.693 तो ये बच्चों हमारे पास k आ गया। अब हमने क्या करना है, इस k की वैल्यू को इक्वेशन ये इसमें पुट कर देंगे इस जगह पर, ठीक है। तो हम इसमें जब पुट करेंगे क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ p प्लस इज इक्वल टू 0.693 यहां लगाया, साथ ये t की जगह पर t लग रहने दें, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 20। ये हमारे पास मेन इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज फर्दर पुट करनी है। जैसे देखें हमारे पास अब टाइम कितना दिया, 10 डेज, यानी टाइम की जगह 10 लगा दें और पॉपुलेशन को फाइंड आउट करें, यानी पॉपुलेशन को फाइंड आउट करें और टाइम दिया हुआ है 10 डेज, ठीक है। अब जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ p इज इक्वल टू 6.93
यस प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 20। तो कैलकुलेटर से अगर मैं 6.93 में से प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 20 करता हूं तो ये आ जाता है बच्चों 9.925। 9.925 ये आ गया। अच्छा बच्चों आप जानते हो कि नेचुरल लॉग को वहां लेके जाएंगे तो एंटी नेचुरल लॉग ऑफ विच इज कॉल्ड ई एक्सपोनेंट, यानी ये p इज इक्वल टू ई की पावर 9.925 आ जाएगी। ठीक है, तो हम जब इसका e फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 20,449 हमारे पास। 50 कर लें, 20,450 ये हमारे पास टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। तो आई होप बच्चों इतना मुश्किल नहीं था, समझ आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट्स एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट। कहता है कि जो ज्यादातर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं ना वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, यानी डिके होते हैं, वो एक एटम से दूसरे एटम में चेंज होते हैं अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, लेकिन वो उनका रेट मौजूदा पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। यानी अगर फर्ज करो एटम 100 हैं तो डिसइंटीग्रेशन ज्यादा होगी, एटम 50 हैं डिसइंटीग्रेशन कम होगी। अगर 50 का हाफ कर लो 25 तो डिसइंटीग्रेशन का रेट भी हाफ हो जाएगा। यानी डिसइंटीग्रेशन का रेट मौजूदा टोटल नंबर ऑफ सब्सटेंसेस पे आता है। तो लेट हम कर लेते हैं लेट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कर लेते हैं, अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कर लेते हैं, x कर लेते हैं, चलें x। तो इसने कहा है कि dx बाई dt किया जाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x के, यानी मौजूदा जितने भी हैं ये देखें सब्सटेंस हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के, वो उनकी डिसइंटीग्रेशन यानी उनमें जो डिक्रीज आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चूंकि डिक्रीज आ रही है तो माइनस का साइन लगाएंगे। यानी अगर वो फर्ज करें 100 है डिक्रीज होके वो, क्योंकि वो कंटिन्यूसली स्टेबल होने के लिए चेंज हो रहे होते हैं, जैसे यूरेनियम है चेंज हो रहा होता है, किसी और जो है एटम में चाह रहा होता है, तो ये हमारे पास रेट है इसका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 50 ग्राम, यानी इस वक्त अगर 50 ग्राम का हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है, यानी x जो है ना हमारे पास जो दिया हुआ है वो 50 ग्राम दिया हुआ है, 50 ग्राम, ठीक है, वो x1 कर लो। तो उस वक्त टाइम हमारे पास 0 है और 0 ईयर्स है, क्योंकि ईयर्स टाइम में दिया हुआ है, ईयर्स है। अब नेक्स्ट क्या कहा है, एंड इट्स हाफ लाइफ इज 1000 ईयर्स। हाफ लाइफ का मतलब होता है ऐसा टाइम, याद रखिएगा, हाफ लाइफ का मतलब होता है ऐसा टाइम जिसमें एटम रिड्यूस होकर आधे हो जाएं। यानी 1000 ईयर्स में ये 50 ग्राम जो है ये 25 ग्राम हो जाएगा हमारे पास। यानी टाइम अगर हमारे पास ये टाइम 1 है ना, टाइम 2 हमारे पास अगर 1000 ईयर्स हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हाफ रह जाएगा 25 ग्राम। याद रखिएगा हाफ लाइफ का मीनिंग होता है वो टाइम जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हाफ हो जाते हैं, यानी इस टाइम में हाफ, अगर यानी 50 है तो 25 हो जाएगा हमारे पास। फाइंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट आफ्टर 800 ईयर्स। 800 साल बाद कितने रह जाएंगे, यानी टाइम हमारे पास दिया हुआ है 800 ईयर्स, ठीक है, ये दिया हुआ बेटा। अब आपने बताना है x3 कितना हमारे पास रह जाएगा। तो बच्चों ये जो हमारे पास दिया है इसको यूज करते हैं। ये हमारे पास क्या दिए कंडीशन, dx बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस x के। तो आप लोगों को पता है बच्चों प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं इक्वल का साइन लगता होता है और कांस्टेंट लगता है k, यानी dx बाई dt हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू माइनस xt, सॉरी माइनस kx ये रह जाएगा। ये नंबर 1 हम बना लेते हैं इसको, ठीक है। अब व्हाट इज द नेक्स्ट, हमने सेपरेटिंग वेरिएबल्स करने, यानी सेपरेटिंग वेरिएबल्स आपका ये x मल्टीप्लाई है वहां जाके डिवाइड होगा, dt वहां चला जाएगा, यानी देखें 1/x dx है और माइनस k dt है हमारे पास। तो उसके बाद हमने क्या, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग, ठीक है। तो जब हम इधर इंटीग्रेट करेंगे
तो 1/x और माइनस के को बाहर करें इंटीग्रल ऑफ dt। ठीक है, तो बच्चों आप जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ x, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, तो नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, ये इसका t हो जाएगा। आप तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह कर चुके हैं, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमने एक्चुअली क्या करना है कि अगर 800 साल में कितना बच जाएगा, टाइम अगर 800 साल हो तो x कितना होगा, यानी k और c हमें पता होना चाहिए। तो चूंकि k c जब तक पता नहीं होगा हम फाइंड नहीं कर सकते, तो इन दो कंडीशंस को यूज करके k और c सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इफ x हमारे पास है जी 50 ग्राम और टाइम उस वक्त था हमारे पास 0 ईयर्स, तो इसमें लगाते हैं इसी इक्वेशन में क्या है जी, हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी है, तो नेचुरल लॉग ऑफ 50, यही x की जगह पे 50 लगा देंगे और टाइम की जगह पे 0 लगा देंगे, तो बच्चों c की वैल्यू आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ 50। तो बच्चों ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इस c की वैल्यू को उठा के इसमें डालेंगे, तो जब हम इसमें डालेंगे तो क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 50। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई नंबर 3, ये आ गई। अब अगेन हमें k का पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही हमारे पास चीज रहेगी कांस्टेंट, जिसका हमें नहीं पता, वो भी हम सेकंड जो कंडीशन है उससे लेकर चलेंगे। सेकंड कंडीशन क्या थी, टाइम अगर 1000 इयर्स हो तो x की वैल्यू 25 होती है, यानी x की वैल्यू 25 होती है अगर टाइम हमारे पास हो 1000 इयर्स। तो बच्चों नेचुरल लॉग ऑफ 50 क्या हो रहा है, प्लस यहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 50 माइनस के 1000 हमारे पास आ गया। तो बच्चों आपको पता है माइनस का क्या रूल होता है कि नेचुरल लॉग ऑफ 25 डिवाइड कर लो 50, तो ये माइनस के 1000 आ गया हमारे पास। तो 25 टू ज़र, यानी नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 जिसको 0.5 कहते हैं, देखो हमारे बच्चों ने फाइंड आउट भी कर लिया, तो ये आ गया माइनस 0.6931 माइनस 0. माइनस इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, अच्छा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जाके यहां डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपके पास माइनस 1000 जाके डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 0. बल्कि z प्लस 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, 0.00693। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया k। अब हमने इस k को बच्चों इसमें लगा देना है, यानी इस इक्वेशन नंबर 3 में नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू माइनस k की वैल्यू ये लगा लेंगे 0.00693 t प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 50। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब ये हमारे पास तमाम जितनी भी चीजें थी वो पूरी हो गई हैं। अब हम चलते हैं अपने मेन, यानी टाइम अगर 800 इयर्स हो, यानी टाइम कितना दिया हुआ है 800 इयर्स, तो आपने उस वक्त x यानी टोटल नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट करनी है। तो ये ले बच्चे फाइंड आउट करें, नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 0.000693, टाइम रखना है 800 इयर्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 50। तो नेचुरल लॉग ऑफ x इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर लें। अच्छा ये आ गया हमारे पास, ये इनको करने से आया प्लस, यस ये आ गया 3.357 ये आ गया। तो बच्चों नेचुरल लॉ को जब हम वहां शिफ्ट करेंगे वहां जाके ये हो जाएगा e, आप लोगों को अब तो पता चल चुका होगा। तो जब हम इसका एंटी नेचुरल लॉग यानी e लगाते हैं तो ये आ जाता है 28.72, 28.72, और चूंकि x की यूनिट क्या थी हमारे पास ग्राम, तो ये ग्राम में आ जाएगा। सो बच्चों दिस इज गोना बी आवर फाइनल आंसर। आई होप उसी तरीके से जैसे हमने पिछले किए वैसे ही इनको भी करना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, अ थर्मामीटर शोइंग रूम टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री फ़ारेनहाइट
कहता है एक थर्मामीटर है और रूम टेम्परेचर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मौजूद है। फर्ज करें ये थर्मामीटर है, इसको इज प्लेस्ड ऑन अ ब्लॉक ऑफ आइस, इसको मैंने आइस पे प्लेस कर दिया। ऑब्वियसली इसने अपने टेम्परेचर को डाउन करके आइस पे लेके जाना है, तो आइस पे लेके चलेगी विद द टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि आइस का टेम्परेचर 30 है। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट बाद टेम्परेचर ऑफ थर्मामीटर इज 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर जो है हमारा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे चला गया। ठीक है, यानी कम होता जा रहा है, नीचे जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द थर्मामीटर टू हैव टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री फ़ारेनहाइट? अगर हमने इसको 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ले जाना हो तो हमें कितना टाइम इसको लगेगा? Dear students, a thermometer showing room temperature of 80 degree Fahrenheit is placed. अब अगर एक चीज आपको यहां देखा जाए तो जैसा मैंने पहले बताया कि ये टेम्परेचर जो है ना वो अगर आइस पे रखें भी हम तो आइस जैसा ही टेम्परेचर उसने हो जाना है एक ना एक वक्त। तो एक्चुअली चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है ये सारे का सारा। तो हम क्या करते हैं, देखें गौर से, हम अगर आप गौर से देखें जैसे से टाइम गुजर रहा है और टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, माइनस में, यानी डाउन होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो डिक्रीज का रेट होता है हमारे पास dt/dt। ये जो टेम्परेचर है ये टाइम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस डेल्टा टी के। ठीक है, यानी चेंज जो टेम्परेचर में हो रहा है, डिक्रीज जो हो रहा है, चेंज टेम्परेचर का जो डिक्रीज हो रहा है वो एक्चुअली हमारे पास, यानी जो डिक्रीज हो रहा है हमारे पास वो एक्चुअली टोटल टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, टाइम के रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है टेम्परेचर के टाइम रेट के। यानी जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है हमारे पास, ठीक है, तो टेम्परेचर में क्या आती जा रही है, कमी आती जा रही है। वेयर, यहां याद रखिएगा कि जो डेल्टा टी है ना हमारे पास, वो टी माइनस जो आइस का टेम्परेचर जहां उसने अचीव करना है, वो क्या, आइस का टेम्परेचर 30 डिग्री फ़ारेनहाइट है हमारे पास। यहां मैंने अभी देखा था, यस 30 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये चेंज है, यानी एक्चुअली इसने यहां पे जाना है हर सूरत में चेंज में। तो अगर मैं इसमें लगा भी दूं तो dt/dt हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी t-30 डिग्री की हो जाएगा। इसको 1 मिनट के लिए सेव करके रखें, नंबर 1। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट बातें जो उसने बताई हैं। आफ्टर 1 मिनट द टेम्परेचर ऑफ थर्मामीटर इज 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, इस वक्त जो है हमारे पास जो टेम्परेचर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट था, किसका, थर्मामीटर का। यानी टाइम जब हमारे पास 0 है तो जो टेम्परेचर है वो कितना है हमारे पास, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी इसका टाइम जब हमारे पास 1 मिनट है, 1 मिनट को 60 सेकंड्स भी कह सकते हैं, तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो बच्चों कितना आ गया, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया, यानी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कहता है अगर इसी तरह चले, हाउ लॉन्ग विल इट टेक द थर्मामीटर टू हैव टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो 70 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए कितना टाइम आपके पास लगेगा, यानी टेम्परेचर 370 डिग्री फ़ारेनहाइट है। आई होप बच्चों ये वही मेथड है जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से आप लोगों ने किया था। तो हमने इसको यूज करना है, dt/dt इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं, इक्वल का साइन लगता है और k की वैल्यू लगती है, ये एक्चुअली इसको करेंगे, k की वैल्यू लगेगी तो आ जाएगा -k इंटू t-30 डिग्री। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद हमने क्या करना होता है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना होता है, यानी सेपरेटिंग वेरिएबल्स, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके उसने क्या हो जाना है, डिवाइड हो जाना है, क्योंकि टी को इस टी के साथ जोड़ना है। 1/t-30 डिग्री dt, और ये हमारे पास वहां चला जाएगा -k dt, ये आ गया। उसके बाद है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे इंटीग्रेट करेंगे, वी गेट, यहां पे इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/t-30 डिग्री dt, ये -k इंटीग्रल ऑफ dt, ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों देखो नीचे t-30 का डेरिवेटिव 1 निकलेगा, क्योंकि 30 का 0, t का 1, ऊपर जाके एग्जिस्ट हो गया, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ t-30 डिग्री इज इक्वल टू -kt, और आप kt प्लस c लिख लें, ये नंबर 3 इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, ये आ गई।
अब अगेन वही चीज हमने फाइंड करना है इस टाइम को, और जबकि टेम्परेचर हमारे पास 70 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया, लेकिन के और सी हमें नहीं पता। हम के और सी इन दो इक्वेशंस, ये जो दो है, दो हमारे पास जो क्या कहते हैं कंडीशन दी है, इनकी मदद से फाइंड आउट करते हैं। नहीं, इफ टाइम इज 0, टेम्परेचर हमारे पास कितना है 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारे पास है। ये देख तो इसमें लगाते हैं, चेक करते हैं, यानी देखें ये देख 80 कितना है, 80 माइनस 30, और टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है 0। तो बच्चों c की वैल्यू आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ 15, ये आ गया हमारे पास। और इसके बाद इस वैल्यू को उठा के हमने कहां डालना है बच्चों, इस इक्वेशन में डालना है, पुटिंग इन इक्वेशन 3। तो ये बन जाएगी हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ t माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी की जगह पे नेचुरल लॉग ऑफ 50 लगा लेंगे। ये हमारे पास आ चुका है, ये हमारे पास आ गया। अब अगेन हमें के नहीं पता, उसके लिए हम सेकंड कंडीशन देखेंगे। सेकंड कंडीशन क्या थी, अगर टाइम हमारे पास 60 सेकंड हो तो टेम्परेचर हमारे पास 40 डिग्री है, यानी टेम्परेचर 40 डिग्री है और टाइम हमारे पास कितना हो बच्चों, ये देखें 60 सेकंड्स, यानी माइनस ये 60 के लगा लें प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 50। तो आप ऑब्वियसली जब 40 में से 30 माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है 10, और ये यहां जाके माइनस लॉग 50 और ये जाके माइनस 60 डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये देखें बच्चों ने निकाल ली है, आपने डिवाइड नहीं किया 60 से। तो बच्चों ये अगर 60 से डिवाइड करें 0.0268, 0.0268, ये हमारे पास के आ गया, ये हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठाकर हम इसमें पुट कर लेंगे ताकि इक्वेशन 4 हमारे पास मजीद अच्छी हो जाए। नेचुरल लॉग ऑफ t माइनस 30 इज इक्वल टू के की जगह पर लगाएंगे 0.0268 माइनस 0.0268 और टाइम प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 50 आ गया। अब चलते हैं हम लास्ट वाले पे, क्या है, अगर टाइम 3 फाइंड करना है, अगर टेम्परेचर 3 हमारे पास 70 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, टेम्परेचर हमारे पास 70 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो टाइम हमने फाइंड आउट करना है। तो ये ले बच्चे फाइंड करें, तो हम यहां 70 लगा लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 70 माइनस 30 डिग्री, इसी तरह माइनस 0.0268t प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 50। 70 में से जब 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40, नेचुरल लॉग ऑफ 40, और ये 50 यहां जाके माइनस हो जाएगा माइनस 0.0268t। तो बच्चों ये माइनस वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको यहां थ्रो करेंगे तो इसमें हो जाना है डिवाइड, ये देखें माइनस 0.0268। तो टाइम हमारे पास सेकंड में आ जाएगा 8.32 सेकंड्स। तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। टाइम इसलिए सेकंड को हमने सेकंड में रखा। अच्छा, आप ये मिनट में भी ले सकते थे क्योंकि उसने ऑलरेडी मिनट में दिया हुआ था। तो मुझे एक बात पता थी, क्योंकि 80 से 70 में जाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि देखें 1 मिनट उसको लग रहा है 40 में जाने में, यानी 80 से 40 में जाने में 1 मिनट लग रहा है, तो 80 से 70 में जाने में उसको बहुत छोटा टाइम लगेगा, सेकंड में लगेगा। तो मैंने इसलिए टाइम जो है ना वो सेकंड में ही रखा। आप मिनट में भी रख सकते हैं लेकिन वो पॉइंट्स में आएगा और बहुत छोटा आएगा। आई होप आप लोग समझ गए। Dear students, question number 6 and last question, in fact the last question of the chapter as well. A ball is thrown upward with the velocity of 40 मीटर पर सेकंड। बॉल को नीचे से ऊपर वेलोसिटी उसकी जो थी वो 40 मीटर पर सेकंड थी। कितनी थी वेलोसिटी? 40 मीटर्स पर सेकंड थी। अच्छा, याद रखें जब बॉल नीचे से ऊपर जाती है तो उसको एक्सेलरेशन लगता है, और वो जो एक्सेलरेशन लगता है वो जी का एक्सेलरेशन होता है। तो ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन जब ऊपर जाता है तो वो माइनस 9.8 होता है, क्योंकि वो एंटी ग्रेविटी हमारे पास जा रहा होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये उसका एक्सेलरेशन है, याद रखिएगा। डेवलप अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फ्लो फिनोमेना एंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 1 सेकंड। अच्छा, एक बात याद रखें, एक्सेलरेशन जो है हमारे पास ये किसके इक्वल है? हमारे पास माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है।
और एक्सेलरेशन होता क्या है स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन कहते होते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को, रेट ऑफ, यानी इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहा जाता है, यानी डीवी बाई डी टी। तो वो कितना दिया हुआ है? -9.8 दिया हुआ है एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सेट हो चुकी है, इसको नंबर 1 बेशक रख लें। अब हम ये का एक काम करते हैं कि ये dt क्या हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको 1 ले जाएं तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो dv हमारे पास हो जाएगा -9.8 dt। ये उसके बाद हमारे पास क्या होगा? ये तो हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिए, हमने इंटीग्रेटिंग करेंगे, ठीक, बोथ साइड्स। जब हम इधर इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा इंटीग्रल ऑफ dv -9.8 इंटीग्रल ऑफ dt, ये आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बच्चों वेलोसिटी का इंटीग्रल इन dv का तो v हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू v का 1 है ना, विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे v हो जाएगा, और ये हो जाएगा -9.8 और इसका t हो जाएगा, और आपको प्लस c भी करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। हाँ जी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर 1 सेकंड। आपने वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद जो है ना, वो हमने वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है कि 1 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी। और एक चीज जो हम देख रहे हैं वो ये है कि वेलोसिटी शुरू में जब, क्योंकि देखें कांस्टेंट c हमें नहीं पता अभी तक, इस कांस्टेंट c को भी तो हमने निकालना है, तभी हम टाइम 1 लगाएंगे तो हमें वेलोसिटी पता चलेगी, इसको पता होना चाहिए। तो वही रूल जो हम पीछे करते आए हैं। देखिए वेलोसिटी इनिशियल 40 है, जब टाइम हमारे पास 0 था, 0 सेकंड था, ये इनिशियल, यानी अभी जब थ्रो की थी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 40 थी। तो आपने यानी 40 इधर लगा लें, और टाइम क्या था हमारे पास बच्चों? 0 था, तो कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 40 आ जाएगी। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू को आपने क्या करना है? इस जगह पे पुट कर लेना, ताकि ये इक्वेशन थोड़ी और इंप्रूव हो जाए। v इज इक्वल टू -9.8 t प्लस 40, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। चलें जी, अब हम क्या करेंगे? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद, यानी 1 यहां लगा लें, टाइम हमारे पास 1 सेकंड है, आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो टाइम यहां 1 सेकंड लगा लें, ये -9.8 या 1 प्लस 40। तो बच्चों 40 में से 9.8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 30.2, यस, v इज इक्वल टू 30.2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, यानी ये वेलोसिटी आ जाएगी आफ्टर 1 सेकंड हमारे पास आ जाएगी। अब व्हाट इज द नेक्स्ट? ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। अब मैक्सिमम हाइट भी बतानी है। ऑब्वियसली अगर ये यहां से बॉल जा रही है तो इसने मैक्सिमम हाइट अटेन करनी है। तो बच्चों ये मैक्सिमम हाइट तब अटेन करेगी जब इसकी इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो एक पॉइंट पे जाके उसने क्या हो जाना है? 0 हो जाना है। यानी वेलोसिटी जब 0 होगी तो मैक्सिमम हाइट हमारे पास अटेन हो जाएगी। अब हाइट का भी एक सबसे बड़ा इशू है, हाइट तो हमें दी नहीं हुई सारी, हमारे पास ये चीज जरूर दी हुई है कि जो वेलोसिटी दी हुई है वो 30.2 मीटर पर सेकंड कब दी हुई है? हमारी आफ्टर 1 सेकंड दी हुई है। और हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन भी कोई हमारे पास हाइट वाली इक्वेशन नहीं दी हुई, एक वेलोसिटी वाली इक्वेशन है और एक जी वाली इक्वेशन है, बस और कुछ भी नहीं। हमारे पास हाइट तो दी नहीं, लेकिन हमें एक बात पता है, ये जो v होता है ना, ये v, यानी ये देखें इक्वेशन 3 जो है, इन इक्वेशन 3 ये v इज इक्वल टू -9.8 t प्लस 40 है ना, इसमें वेलोसिटी को कहते होते हैं टोटल डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कहा जाता है। वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस कहा जाता है। -9.8 t प्लस 40, ये हमारे पास आ गया। dt क्या हो रहा है बच्चों? डिवाइड हो रहा है, वहां जाके उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो dx या ds भी लिख सकते हो डिस्टेंस को, -9.8 t dt प्लस 40 dt, ये हमारे पास आ गया। अब हमने दोनों साइड पे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, उसी तरीके से जैसे हमने पीछे किया। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, इसका dx का और इसका 9.8 इंटीग्रल ऑफ t dt और 40 इंटीग्रल ऑफ dt जब हम करेंगे तो इसका तो सीधा सीधा डिस्टेंस x आ जाएगा, x कर लें, ये s कर लें, ये t का विद रिस्पेक्ट टू
टी का विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो उसमें पावर रूल लगेगा, यानी इसकी पावर में 1 ऐड होगा, डिवाइड भी 1 + 1 यानी -9.8 टी स्क्वायर बाय 2 ये आ जाएगा, और ये भी 40 टी आ जाएगा, और प्लस सी यहां भी आ जाएगा हमारे पास। यही 2 को जब इससे डिवाइड करें बच्चों तो x इज इक्वल टू हमारे पास आता है -4.9 टी स्क्वायर प्लस 40 टी प्लस सी। अगेन एक चीज जो हमें हॉन्ट कर रही है बड़ी, ये कौन सी क्वेश्चन है, नंबर 4। एक और चीज जो हमें बहुत तंग कर रही है, दैट इज दिस सी। ये सी हमारे पास क्या होना चाहिए? उसी तरीके से टाइम जब हमारे पास 0, जब हमने बॉल को थ्रो की थी, टाइम जब 0 था तो कितना डिस्टेंस या हाइट उसने ट्रेवल की थी? ऑब्वियसली वो भी 0 थी, यानी उस वक्त हमारे पास एक्स भी 0 था। तो हम ये डाल के सी चेक करते हैं, टाइम भी यहां भी 0, यहां भी 0, यानी 4-4.90 का स्क्वायर 40 0 और प्लस सी। तो सी की वैल्यू हमारे पास, एक्स हमारे पास ये भी 0 था, तो सी की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। इस सी को बच्चों इस इक्वेशन में पुट कर दें ताकि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 सही हालत में आ जाए, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में। तो x इज इक्वल टू -4.9 टी स्क्वायर प्लस 40 टी हमारे पास आ गया, इक्वेशन नंबर 5। जी बच्चों, अब हमने ये हाइट फाइंड करनी है, और यहां हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो टाइम का दिया हुआ है, जबकि हमारे पास उसने ये कहा कि वेलोसिटी जब 0 हो जाए तब वेलोसिटी 0 मैक्सिमम हाइट पर हो जाएगी। तो वेलोसिटी 0 हो टाइम क्या होगा, पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए। ये देखें, ये देखें, ये देखें, इक्वेशन नंबर 3, वेलोसिटी और टाइम का हमारे पास जो है ना फंक्शन दिया हुआ है। सो इन इक्वेशन 3 करें, क्या था हमारे पास, v इज इक्वल टू -9.8 टी प्लस 40, यानी जब वेलोसिटी 0, यहां 0 डाल के टाइम चेक करो कि किस वक्त ये टाइम हमारा वेलोसिटी 0 होती है, यानी 0 -9.8 और टाइम हमने फाइंड करना है। ये माइनस हो रहा है, यहां जाके प्लस हो जाएगा, 9.8 टी इज इक्वल टू 40, टी इज इक्वल टू 40 बाय 9.8। तो बच्चों ये आ जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो करें बच्चे, ये आ रहा है 4.08 सेकंड। तो बच्चों ये टाइम आ गया, लेकिन हमें टाइम तो चाहिए ही नहीं, हमें तो चाहिए हाइट, और हाइट का फंक्शन हमारे पास ये था, x इज इक्वल टू -4.9 टी स्क्वायर प्लस 40 टी। तो बच्चों -4.9 टी हमारे पास है 4.08 का स्क्वायर प्लस 40, और टाइम हमारे पास है 4.08। तो ये आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस 80.63 और किस में दिया हुआ, मीटर में। तो बच्चों ये जो टाइम हमारे पास, आई एम सॉरी, इफ 81 है, ये 81। तो बच्चों ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है इसका। तो यानी इसका मतलब हुआ टाइम जब 4.08 सेकंड होगा, यानी जब वेलोसिटी हमारी 0 होगी, तो ये सारा हमारे पास आ जाएगा। आप इसको एक नजर देख सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक्सरसाइज को समझा होगा और इस चैप्टर को भी अच्छे तरीके से समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।